वेलकम टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा है द ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, उसका हम लेसन 3 आज करने वाले हैं, जिसमें हम लेसन 3 रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले ऑलरेडी हम 2 लेसन अपलोड कर चुके हैं गाइज। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ पहले वो देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमने बहुत सारी थ्योरीज़ के बारे में पढ़ा, अर्ली थ्योरीज़, बाइनरी थ्योरीज़, मॉडर्न थ्योरीज़, तो वो आपको समझना ज़रूरी है। ओके, तो थोड़ा आपको तभी अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर भी है। अब बात करते हैं हम, अब हमारा टॉपिक है अवर सोलर सिस्टम। ओके, अब सोलर सिस्टम कैसे बना, ठीक है, इसके अंदर कितने प्लैनेट्स वगैरह वो सब देखेंगे। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर 8 प्लैनेट्स आते हैं। ओके, द निबुला फ्रॉम विच अवर सोलर सिस्टम इज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड started its collapse and core formation sometime 5 to 15.6 billion years ago. ओके, अगर आप देखें जो निबुला जिससे हमारा सोलर सिस्टम बना है, तो वो करीबन आपका 5 से 5.6 बिलियन ईयर्स अगो पुराना है। प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। ओके, ये माना जाता है कि जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे 4.6 बिलियन ईयर्स अगो पहले बन चुके हैं। अवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन्स। अब हमारे सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर आपको सन, द स्टार एंड द 8 प्लैनेट्स एंड 63 मून्स एंड मिलियन ऑफ स्मॉलर बॉडीज़ लाइक एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट, ग्रेन्स एंड गैसेस देखने के लिए मिल जाती हैं। अब इसमें 8 प्लैनेट्स में से हमारे कुछ इनर प्लैनेट्स हैं जिन्हें हम इनर प्लैनेट्स के नाम से बुलाते हैं, और जो इनर प्लैनेट्स हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं, जिसमें आपका मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स आ जाता है। अब इन्हें इनर प्लैनेट्स क्यों कहा जाता है वो भी मैं आपको भी बता दूंगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है, एज दे लाई बिटवीन द सन एंड द एस्ट्रॉइड बेल्ट एज वेल एज दे मेड अप ऑफ अ रॉक एंड मेटल्स हाई डेंसिटी। इन्हें इनर प्लैनेट इसलिए कहा जाता है कि ये जो हैं सन और एस्ट्रॉइड बेल्ट के बीच में पाए जाते हैं। अब ये क्या है, सन और एस्ट्रॉइड बेल्ट दिखा देता हूँ मैं। जैसे ये जो है आपकी, ये मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है। ओके, बहुत सारे रॉक्स हैं इसमें, एस्ट्रॉइड बेल्ट है। ये आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने 6th क्लास मेरे से ही पढ़ी होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा ये एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या होती है, जो मार्स और जुपिटर के बीच में। तो जाहिर सी बात है, ये सन और एस्ट्रॉइड बेल्ट के बीच में, तो ये बहुत पास में भी है, तो इन्हें हम कहते हैं इनर प्लैनेट भी, इनर प्लैनेट कहते हैं, और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं। और ये जो है हमारे, ये हो जाते हैं आउटर प्लैनेट। क्या, आउटर प्लैनेट। देखिए, एस्ट्रॉइड बेल्ट से बाहर चले गए तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, आउटर प्लैनेट। और ये जो प्लैनेट्स हैं इन्हें हम जोवाइन प्लैनेट भी कहते हैं, जाइंट प्लैनेट भी कहते हैं। इनके साइज़ से देख सकते हैं अभी, इनका साइज़ कितना है, दुगना तिगना है, और बहुत ज़्यादा ही है। दुगना तिगना तो उससे कहीं ज़्यादा है अगर आप देखें तो ये जो प्लैनेट्स हैं वो साइज़ में बड़े, इसलिए इन्हें हम जाइंट प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, द अदर 4 प्लैनेट्स आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट, जो मैंने आपको भी बताया कि जो हमारे और प्लैनेट्स हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, आउटर प्लैनेट कहते हैं। और साथ ही साथ उन्हें जोवाइन प्लैनेट भी कहा जाता है, और जाइंट प्लैनेट्स के नाम से भी फेमस है, क्योंकि बहुत बड़ा साइज़ है उनका, इस वजह से उन्हें जाइंट प्लैनेट्स भी कहा जाता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, मच लार्जर देन द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड थिक एटमॉस्फेयर मोस्टली ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन। यहाँ पर आपको जो आपके ये जो जाइंट प्लैनेट्स हैं ना, इनमें आपको जनरली ज़्यादातर जो है गैसेस वगैरह देखने के लिए मिलेंगी, हीलियम, हाइड्रोजन वगैरह देखने के लिए मिलेंगी, और सन की रेज यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाती, तो आइस वगैरह भी देखने के लिए यहाँ पर मिल जाता है। ओके, तो वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अब जैसे कि यहाँ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की भी क्लासिफिकेशन है, टेरेस्ट्रियल, ये आपका पूरा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हो गया, ये आपका जोवाइन प्लैनेट्स हो गए। ओके, अब बात करते हैं हम, वो तो उसमें समझा दिया, अब बात करते हैं हम इनके बीच में जो डिफरेंस क्या है आखिर, है ना। डिफरेंस क्या है, किन कंडीशन के बेस पे हमने इनमें डिफरेंस कर रखा है। अगर आप देखें तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो है वो बहुत क्लोज है किसके, पेरेंट स्टार के। अगर आप देखें तो हमारा जो सन है, सन द स्टार, पेरेंट स्टार, तो उसके पास ये जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं वो बहुत करीब हैं, और जो जोवाइन प्लैनेट्स हैं वो बहुत दूर हैं। ओके, एक क्लासिफिकेशन तो ये हो गया। दूसरा, द सोलर विंड वॉज मोस्ट इंटेंस नियर द सन, सो इट ब्लूज ऑफ लॉट्स ऑफ गैसेज एंड डस्ट फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट द सोलर। ओके, अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि देखिए ये सन के बहुत करीब है, तो यहाँ जो विंड्स चलती है वो सोलर विंड्स चलती हैं, तो उसकी वजह से जो गैस वगैरह होती है वो इतनी ठहर नहीं पाती इनके अंदर, इन प्लैनेट्स के अंदर। तो वही बात यहाँ कही है, एज़ कम्पेयर टू अगर आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर जो सोलर विंड्स है वो इतनी ब्लो नहीं कर पाती हैं। तो एक क्लासिफिकेशन ये हो गया। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर स्मॉलर एंड देयर लो ग्रेविटी कुड नॉट होल्ड द एस्केपिंग गैसेज। अगर आप देखें तो ये जो हमारे प्लैनेट्स हैं ये बहुत स्मॉल है, छोटे हैं, तो ये जो गैसेस वगैरह होती हैं उन्हें मतलब कि होल्ड करके नहीं रख पाते हैं। बट ये जो बहुत बड़े हैं इनके अंदर बहुत सारी गैसें होल्ड हो जाती हैं। तो वही चीज़ बात करी गई है, सन के करीब है और इनका साइज़ भी बहुत छोटा है। ग्रेविटी भी अगर आप देखें तो इसकी ग्रेविटी जो होगी वो बहुत हाई है, इनकी बहुत कम है। तो वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। अब बात करते हैं हम
मून की, आखिर मून कैसे बना। तो सबसे पहले देखिए मून जो है वो हमारा ओनली नेचुरल सैटेलाइट है किसका, अर्थ का। इन 1838 जॉर्ज डार्विन इनके अकॉर्डिंग कहा गया था, ठीक है, ये एक साइंटिस्ट है, उनके द्वारा क्या कहा गया था, द अर्थ एंड मून फॉर्म्ड एज सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी। इनका कहना था कि जो अर्थ और मून है वो एक सिंगल बॉडी से बने, ठीक है। उनका कहना था एक डम बेल शेप्ड बॉडी थी जिसमें से ये दोनों अलग अलग हुए और फिर एक जो आपका बन गया वो अर्थ बन गया और एक आपका जो बन गया वो मून बन गया। एक अर्थ बन गया, एक मून बन गया। बट बाद में अदर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस चीज़ को नेगलेक्ट करा, बोला ऐसा नहीं था। और इनका कहना ये था कि ये जो सेपरेट हुआ है, जो ये मून और अर्थ सेपरेट हुआ है, तो ये जो पैसिफिक ओशन है हमारे कंट्री में, तो वहाँ वाले रीज़न से ये सेपरेट हुआ है। बट प्रेजेंट साइंटिस्ट डू नॉट एक्सेप्ट आइदर ऑफ द एक्सप्लेनेशन। जो अभी हाल ही के हमारे साइंटिस्ट है वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते कुछ ऐसा भी हुआ है। बट उनका मानना ये है, जो अभी प्रेजेंट में साइंटिस्ट है उनके क्या बिलीव है, उनके जनरल बिलीव ये हैं कि फॉर्मेशन ऑफ अ मून इज़ एन आउटकम ऑफ अ जाइंट इम्पैक्ट और बिग स्प्लैट। अब ये क्या हो, इसका मतलब क्या हुआ, उनका कहने का मतलब ये है कि मार्स से 2-3 गुना बड़ी चीज़ कोई आई, वो अर्थ से टकराई, ठीक है, अर्थ से टकराई। जब अर्थ से वो टकराई तो उसमें से उसका कुछ पार्ट जो है वो अलग हो गया, कुछ मटेरियल जो था वो अलग हो गया। ये मान लीजिए कुछ मटेरियल ऐसे करके यहाँ से अलग हो गया। फिर इसी ने क्या करा, इसी ने इसका रोटेशन चालू कर दिया अर्थ का, तो ऐसे ये मून बन गया। ये अभी प्रेजेंट में जो कहा जाता है, जो प्रेजेंट में एक्सप्लेनेशन है वो ये है। A body of size 1 से 3 times that of Mars collide into the Earth sometime shortly after the Earth was formed। जैसे ही अर्थ जैसे हमारा फॉर्म हुआ था उसके बाद ये कोलिजन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक ब्लास्टेड मटेरियल अलग हो गया अर्थ से। एंड धीरे धीरे क्या हुआ, उसने एक ऑर्बिट पे हमारे अर्थ के रोटेशन लगाना स्टार्ट कर दिया, जो आज हमारा प्रेजेंट मून है, जिसे हम मून के नाम से जानते हैं। तो ये हुआ था 4.4 बिलियन ईयर्स अगो। अब बात करते हैं हम इवैल्यूएशन ऑफ द अर्थ, कि अर्थ का कैसे इवैल्यूएशन हुआ। जो अर्थ हमें आज देखने के लिए मिल रही है, जैसे आज हम रह रहे हैं, हमें आज जो एटमॉस्फेयर मिल रहा है, एटमॉस्फेयर में आज जो हमें कंपोजिशन ऑफ गैसेस मिल रहा है, नाइट्रोजन का और आपका ऑक्सीजन का, तो वो जब हमारी अर्थ बनी थी उस टाइम ऐसा नहीं था। ओके, तो धीरे धीरे इसमें चेंजेस आए, धीरे धीरे इसमें इवैल्यूएशन हुआ है। अब वो क्या हुआ है वही इस चीज़ में हम पढ़ने वाले। इनिशियली क्या था, अर्थ जो थी हमारी वो बैरन थी, रॉकी थी और एक हॉट ऑब्जेक्ट थी विद अ थिन एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। उस टाइम पे क्या था, हमारा जो अर्थ से ना बहुत ज़्यादा उस टाइम हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता था, बहुत हॉट थी, ठीक है, बैरन थी, रॉकी थी। बिटवीन 4600 मिलियन ईयर्स एट द प्रेजेंट लीड टू द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द सर्फेस ऑफ द प्लेनेट। ओके, करीबन आपको 4600 मिलियन ईयर्स लग गए कि आज जो हमारा सरफेस पे हमारा जो लाइफ है उसे आने में। The earth has a layered structure from the outermost end of the atmosphere to the center of the earth. The material that exists is not uniform. अगर अब आप देखें तो अब हमारी अर्थ पे आपको लेयर्ड देखने के लिए मिल जाता है, एक लेयर्ड स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाता है, क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, देन कोर हो गया। तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे इवॉल्व हुई हैं, एकदम से नहीं हुआ था ये सब चीज़ें। और अब आपको देखें तो थोड़ा लीस्ट डेंस मिलता है, एटमॉस्फेयर जो मैटर था हमारे जो उसमें। अब ये यहाँ पर बात हो गई है इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर। इसमें क्या गया, देखिए इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर का मतलब होता है वही लैंड वाला सरफेस, ठीक है। लिथोस मीन्स के जो लैंड है उसका इवोल्यूशन आप समझ लीजिए कि ऐसे हुआ कि हमारे जो भी मटेरियल थे, जो भी जिनकी हाई डेंसिटी थी, वो धीरे धीरे क्या हुआ, अर्थ के नीचे चले गए, ठीक है। जो भारी चीज़ थी ना, जैसे आपका आयरन हो गया, निकल हो गया, तो ये सब क्या गए, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है तो अर्थ के ना ये नीचे चले गए एकदम, ठीक है। यहाँ पर आपको ये आयरन वगैरह देखने के लिए मिलने लगा यहाँ पर, क्योंकि इनकी डेंसिटी बहुत थी। और जिनकी डेंसिटी कम थी, जो लाइटर थे, तो उन्होंने क्या करा, ऊपर की तरफ वो वहीं पर ही रुकने लगे, ठीक है। और जिनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा थी वो यहाँ थी। अगर आप अर्थ के अंदर जाएंगे तो आपको जैसे जैसे नीचे जाते रहेंगे हाई डेंसिटी वाले मेटल्स वगैरह चीज़ें मिलने लगेंगी। तो यही चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन करी है। ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी, द टेम्परेचर इंक्रीज हैज़ इंक्रीज, सेपरेशन ऑफ इनसाइड मटेरियल बेस्ड ऑन डेंसिटी। ओके, सेपरेशन हो गया डेंसिटी के बेस पे। ये चीज़ को ध्यान रखिए, जैसे आप अर्थ के अंदर जाएंगे तो आपको जो मटेरियल, जो भारी मटेरियल था, वो क्या हुआ, वो अंदर चला गया अर्थ के, और जो लाइटर थे वो ऊपर की तरफ आने लगे। तो वही चीज़ यहाँ पर मेंशन करी गई है। दिस अलाउड अ हैवियर मटेरियल लाइक आयरन to sinks toward the center of the earth and lighter one to move towards the surface. With the passage of time, it cooled further and solidified and condensed into a smaller size. तो लीड टू अ डेवलपमेंट ऑफ आउटर क्रस्ट, ठीक है। अब जो स्मॉलर पार्टिकल्स थे वो ऊपर उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्रस्ट बना दी, और नीचे जो ये जो हार्ड हैवियर डेंसिटी वाले थे उन्होंने नीचे कोर वगैरह बना दिया।
अब जब हमारा फॉर्मेशन हुआ मून का तो उस टाइम पे भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हमारी अर्थ पे, क्योंकि अर्थ बहुत हीटअप होगी। जब कोई चीज़ टकराएगी जाहिर सी बात है उसमें एक हीटअप आ जाएगा। तो फिर क्या हुआ, फिर एक हमारा प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन हुआ, मतलब वही कि डेंसिटी के हिसाब से जो जिसकी हाई डेंसिटी थी वो अर्थ के नीचे चले गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक लेयर बन गई जो आज हम पढ़ते हैं, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। तो ये कहीं ना कहीं उसकी हीटअप की वजह से बना और एक प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन की वजह से ये सब बनी। अब ये चीज़ हम बोली गई, फ्रॉम द क्रस्ट टू कोर द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज इंक्रीज। जैसे जैसे आप क्रस्ट से नीचे जाएंगे तो डेंसिटी जो है, मतलब उसमें जो भारीपन है मटेरियल में, वो इंक्रीज होता जाएगा। अब यहाँ बात करिए यार इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। प्रेजेंट एटमॉस्फेयर जो है हमारा, उसमें हमें देखने के लिए मिल जाता है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट ऐसा नहीं था पहले। तो हमें हीलियम एंड हाइड्रोजन मिलता था हमारी अर्थ पे बहुत ज़्यादा। तो ये कैसे चेंज हुआ एटमॉस्फेयर, वो चीज़ देखना है। अब पहले क्या हुआ, जो लॉस ऑफ प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर पहले हीलियम और हाइड्रोजन पाया जाता वो धीरे धीरे क्या हुआ, वो ख़त्म होना स्टार्ट हो गया। फिर हमारा जो हॉट अर्थ इंटीरियर कंट्रीब्यूट टू द इवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो हमारी हॉट अर्थ थी उसने भी कहीं ना कहीं इसमें कंट्रीब्यूट करा कि एटमॉस्फेयर को इवॉल्व करने में। ओके, हॉट अर्थ थी, उसके अंदर से वॉल्केनोज वगैरह के थ्रू क्या होता था, गैसेस निकलती थी, ठीक है, वाटर वेपर निकलते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में भी एक इवोल्यूशन आया। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर वर मॉडिफाइड बाय लिविंग वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जो भी लिविंग वर्ल्ड था, ओके, हमारी अर्थ पे, ओके, उनका फोटोसिंथेसिस के थ्रू भी क्या हुआ, हमारा ऑक्सीजन वगैरह बहुत बड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड पे धीरे धीरे कम हुआ, जो और गैसेस थी वो कम हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, एटमॉस्फेयर का एक इवोल्यूशन हुआ। द अर्थ लॉस प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर विद हाइड्रोजन एंड हीलियम एज अ रिजल्ट ऑफ सोलर विंड्स। ओके, कहीं ना कहीं सोलर विंड जो मैंने आपको बताई थी अभी के, जो सन के करीब हैं बहुत ज़्यादा, ये आपके जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, तो यहाँ सोलर विंड्स बहुत चलती हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम ये भी जो अदर गैसेस थी वो भी खत्म हो गई। During the cooling of the earth, gases and water vapor were released from the interior solid earth. This started the evolution of present atmosphere. जब हमारी अर्थ जो थी वो कूल हो रही थी तो उस टाइम क्या हुआ, बहुत सारी गैस निकली, वाटर वेपर निकले, जिनकी वजह से क्या हुआ, हमारी अर्थ का जो इंटीरियर से निकली थी उसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा प्रेजेंट एटमॉस्फेयर वो भी चेंज हुआ। वो कैसे चेंज हुआ वो देखते हैं। अब क्या हुआ, द अर्ली एटमॉस्फेयर लार्जली कंटेन वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया एंड वेरी लिटिल ऑफ फ्री ऑक्सीजन। जो पहले का एटमॉस्फेयर था उसमें ये सब गैसेस पाई जाती थी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे एक प्रोसेस हुआ हमारा डी गैसिंग का, जिसमें क्या हुआ, अर्थ से हमें गैसेस वगैरह, वाटर वेपर वगैरह निकले, है ना। वॉल्केनिक इरप्शन हुए, वॉल्केनिक इरप्शन से आपको बहुत सारी गैसेस निकली, वाटर वेपर निकले, जो कि एटमॉस्फेयर में मिल गए। फिर हुआ क्या, जब अर्थ हमारी कूल करी और उससे वाटर वेपर निकले तो वो कंडेंस हुए। जब कंडेंस हुए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है रेन वाटर में मिल गया, ठीक है, रेन वाटर मिल गया। और फर्दर उससे क्या हुआ, जो हमारा डिक्रीज हुआ टेम्परेचर में। अब जैसे कि मान लीजिए वाटर वेपर है, वाटर वेपर में और भी गैसेस मिल गई, फिर वो ही रेन वाटर नीचे जब बरसा पानी तो उससे क्या हुआ, जो टेम्परेचर था हमारी अर्थ का वो कम हुआ, ठीक है। रेन वाटर फैलिंग ऑन टू द सर्फेस गॉट कलेक्टेड इन द डिप्रेशन टू गिव राइज टू ओशन। अब जब रेन हुई तो उससे क्या हुआ, जो भी गड्ढे वगैरह थे उनमें फिर पानी जमा होने लगा और धीरे धीरे करते करते फिर ओशियंस भी बन गए। द अर्थ ओशियंस वर फॉर्म्ड विद इन 500 मिलियन ईयर्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। अगर हम अपने ओशियंस की बात करें अर्थ की, तो वो 500 मिलियन ईयर्स पुराने हैं, जब से हमारी फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ हुई है। अभी हमारा लास्ट टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसमें यही बात करी गई है, ये आखिर हमारा जो है लास्ट फेज़ है। ये बताया गया कि ये लास्ट फेज़ है जब हमारी आखिर में जाकर के लाइफ एग्जिस्ट हुई। पहले पूरा प्रोसेस हुआ कि मून बना, फिर अर्थ का एवोल्यूशन हुआ, एटमॉस्फेयर बना, पूरा मतलब कंडीशन पूरा वो बना दिया, एक पूरी सुटेबिलिटी, तब जाके लाइफ एग्जिस्ट हुई। तो वही बात करी गई है यहाँ पर, द लास्ट फेज़ इन द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। अगर हम देखें तो ये लास्ट फेज़ था एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ में। इनिशियली अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था वो सूटेबल नहीं था किसी भी लाइफ के लिए, हीलियम और हाइड्रोजन पाया जाता था। फिर एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना कि जिसकी वजह से कि लाइफ एग्जिस्ट कर सके, ठीक है। मॉडर्न साइंटिस्ट का मानना है कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे फिर क्या हुआ, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वगैरह बने और असेंबल्ड हुए, फिर उनका डुप्लीकेशन हुआ, जिसके थ्रू क्या हुआ कि एक लिविंग सब्सटेंस बना। फिर अगर जो आप देखें आज की जो प्रेजेंट फॉर्म है हमारे ब्लू एल्काई की, तो वो फाइंड करी गई थी, वो कितनी पुरानी है, वो 3000 मिलियन ईयर्स पुरानी है। मतलब इससे पता लगता है कि सबसे पहले ये ब्लू एल्काई वगैरह हमारी अर्थ पे देखने के लिए मिले थे। इट कैन बी एज्यूम दैट लाइफ बिगन टू इवॉल्व समटाइम 3800 मिलियन ईयर्स अगो। ओके, ये माना जाता है तो हमारी अर्थ पे जो लाइफ स्टार्ट हुई है वो स्टार्ट हुई है 3800 मिलियन ईयर्स अगो। ओके गाइज, तो ये था हमारा चैप्टर जो कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने स्टार्ट करा था
पूरा एक बार देख लेते हैं फटाफट क्या क्या पढ़ा था। देखिए इसे आपको शॉर्ट नोट बना रहे हैं, इसमें बहुत शॉर्ट नोट बनाने हैं, ये तो थोड़ा लेंदी हो गया, इसमें और भी जितना आप शॉर्ट करके अपने नोट बना सकें तो करिएगा। इसमें अर्ली थ्योरीज़ के बारे में पढ़ा हमने, ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ा, बाइनरी थ्योरीज़ के बारे में पढ़ा, फिर हमने मॉडर्न थ्योरीज़ में देखा कि हम मॉडर्न थ्योरीज़ में अर्थ के बारे में नहीं सिर्फ ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, बिग बैंग थ्योरी पढ़ी, फिर हमने स्टार फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा, फिर हमने फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, अवर सोलर सिस्टम, फिर हमने प्लैनेट्स के बारे में देखा, टेरेस्ट्रियल एंड जोवाइन प्लैनेट, मून के बारे में देखा, एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के बारे में देखा, लिथोस्फीयर के बारे में देखा, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, ओरिजिन ऑफ लाइफ। आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें और फीडबैक देना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले लेसन में नए चैप्टर के साथ।